Greetings my dear students. I am back today with a new theorem, that is binomial theorem. ये theorem बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी theorem है जो आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस समझने में बहुत ज्यादा काम आएगी और फिजिक्स में आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी. बहुत जगह पे इसका यूज है. जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको ये थ्योरम बहुत काम आती है. इसको आपको यूज करना पड़ता है. अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में नहीं आ गई होती है तो आपके लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का वो काफी मुश्किल बनता है. खैर बहुत आसान है ये थ्योरम और मैं आपको इसको बहुत आराम से और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इस थ्योरम को. देखिए हमारे पास एक बाइनोमियल है x प्लस ए रेज्ड पावर 0. इसमें दो टर्म्स है तो तब इसको बाइनोमियल कहते हैं. इसका रेज्ड पावर 0 है. एनीथिंग रेज्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. सो इसका वैल्यू 1 है. ये तो बहुत आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह x प्लस ए रेज्ड पावर 1, ये तो x प्लस ए ही होगा. x प्लस ए रेज्ड पावर 2 यानी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह हमारे पास ये वाली टर्म है x प्लस ए क्यूब. ये भी आपको पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. इसी तरह अगर आपके पास x प्लस ए रेज पावर 4 है, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो x प्लस ए स्क्वायर, x प्लस ए स्क्वायर, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करके x प्लस ए होल स्क्वायर और x प्लस ए होल स्क्वायर. पहले आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, बाद में मल्टीपल करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. लेकिन अब आपके पास x प्लस ए रेज पावर 20 है, x प्लस ए रेज पावर 25 है, x प्लस ए रेज पावर 100 है. आप ऐसे बाइनोमियल्स को जिनका ये इंडेक्स, इसको n को इंडेक्स बोलते हैं, जो यहां पे इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका 3 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसको इंडेक्स बोलते हैं. अगर ये हायर इंडेक्स हो, अगर ये इंडेक्स ज्यादा हो, तब आप इस बाइनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हो. बाइनोमियल थ्योरम हमें एक टेक्निक देती है जिससे हम हायर ऑर्डर जो इंडेक्स है, इंडेक्स बाइनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है बेटा, यह है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग. x प्लस ए रेज्ड पावर n, यानी ये एक जनरल बाइनोमियल है जिसका इंडेक्स n है. n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे नहीं है. यह होता है nc0 x रेज पावर n a रेज पावर 0. अच्छे से बेटा समझो. देखिए ये वाली टर्म, इस पे मैं बाद में कंसंट्रेट करूंगा. पहले आप देखिए ये nc0, nc1, nc2, इसी तरह आगे. इसमें मैं बाद में आऊंगा. इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0 है, यहां पे nc1 है, यहां पे nc2 है, यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो ncn है. तो ये जो nc0 है, nc1 है, nc2 है, ncn है, इन सब को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं. देखिए ये हो गए बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा. पहले आप देखिए बेटा, यहां पे x और a है. इस बाइनोमियल में दो टर्म्स है, x और a है. यहां पे भी x और a लिखा हुआ है. यहां पे आप देखिए पहली वाली जो टर्म है, इसमें x का रेज्ड पावर n है, a का रेज्ड पावर 0 है, यानी n प्लस 0 दैट इज n, यानी इन दो का सम बेटा n है, यानी इसका पावर n है और इसका पावर 0 है. आप दूसरी वाली टर्म देखिए, n को एक घटाया हुआ है, n से एक सब्ट्रैक्ट हुआ है और यहां पे a को एक ऐड हुआ है, दैट मींस x रेज पावर n माइनस 1 a रेज पावर n, यानी इन दो का सम n होना चाहिए. इसी तरह जो तीसरी टर्म है nc2, इसमें आप देखिए n से 2 रिड्यूस्ड है और a से a को 2 ऐड किया हुआ है. अगर आप n माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो आंसर n आएगा. इसी तरह आप आगे जाओगे तो ये वाली टर्म इसमें आएगा x रेज पावर n माइनस 3 a रेज पावर 3. इसी तरह x रेज पावर n माइनस 4 a रेज पावर 4. तो आप लोगों ने बेटा समझा, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो पहली वाली टर्म है उसका रेज्ड पावर n होता है और जो सेकंड वाली टर्म है उसका रेज्ड पावर 0 होता है.
इसी तरह जब आप आगे जाते हो तो इसमें आप एक एक घटाते जा रहे हो और इसमें एक एक बढ़ाते जा रहे हो। यहां पे x रेज पावर n है, यहां पे x रेज पावर n माइनस 1 है, यहां पे x रेज पावर n माइनस 2 है, x रेज पावर n माइनस 3 है, x रेज पावर n माइनस 4 है। आगे आप ऐसे ही जाओगे और लास्ट स्टेप बनेगा x रेज पावर n माइनस n। ये वाली टर्म जो है इसमें है x रेज पावर n माइनस n, और आपको पता है x रेज पावर n माइनस 1, x रेज पावर n माइनस n 0 हो गया, सो x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसीलिए इस वाली लास्ट वाली टर्म में ये इंडिकेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे बनेगा x रेज पावर n माइनस 1, n माइनस n। तो दैट मीन्स आपने देखा x का एक एक पावर कम होता जा रहा है एक एक टर्म के साथ, और a का एक एक पावर बढ़ता जा रहा है। यहां पे a रेज पावर 0 है, यहां पे a रेज पावर 1 है, यहां पे a रेज पावर 2 है, यहां पे जो टर्म आएगी वो a रेज पावर 3 है। तो आपने बेटा समझा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बगैर जो बाकी इसमें रहता है, जो इस थ्योरम में बाकी रहता है, वो आप उसका प्रोसीजर आप लोगों ने समझा कि इसमें एक एक टर्म ऐड हो जा, इसमें जो पावर है वो कम होता जा रहा है और जो ये वाली टर्म है उसका पावर बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब हम इस वाली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उस पे बेटा कंसंट्रेट करेंगे। देखिए यहां पे nc 0 है, यहां पे nc 1 है, यहां पे nc 2 है, इसी तरह आगे जो टर्म होगी वो nc 3 होगी, आगे जो टर्म होगी वो nc 4 होगी। इसको हम बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है ये इसकी फॉर्मूला है nc, ये ऊपर है ncr, ncr, यानी यहां पे r का वैल्यू 0 है, यहां पे r का वैल्यू 1 है, यहां पे r का वैल्यू 2 है, इसी तरह यहां पे r का वैल्यू 3 है। तो इसी तरह आप जो n का वैल्यू है वो हर जगह पे सेम है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? इसके लिए बेटा आप याद रखोगे ncr जो होता है बराबर, ये होता है बराबर दिस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। ये बेटा इसको याद रखने का तरीका है ncr, यानी ncr। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये लिखोगे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को मैं भी समझाता हूं, n फैक्टोरियल लिखा आपने, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यानी अगर हम इसको बोलते हैं हेड, हम इसको बोलते हैं बेस, हेड फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेस फैक्टोरियल। यहां पे लिखोगे n माइनस r फैक्टोरियल, हेड माइनस बेस फैक्टोरियल। तो आपको बेटा समझ में आ गया, इसको लिखना आसान है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला से आप बेटा ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। अब आपको फैक्टोरियल का मतलब पता नहीं है। जो n फैक्टोरियल होता है ये होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4, आगे आप जाते हो n माइनस n। बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स n फैक्टोरियल का आपको वैल्यू पता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, सपोज 5 फैक्टोरियल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। फैक्टोरियल होता है 5 multiplied by 5 minus 1 multiplied by 5 minus 5 minus 2 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 5 minus 4. So it will be 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ये हो गया 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बेटा, 5 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर आप 7 फैक्टोरियल बेटा लिखोगे, वो हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर आप बेटा लिखोगे 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल आप लिखोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू आगे 1 तक। बात समझ में आ रही ना? सो दैट मीन्स आप लोगों ने बेटा फैक्टोरियल का मतलब समझा। और ये जो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये होता है बराबर n फैक्टोरियल, यानी यहां पे जो नंबर है इसका हम फैक्टोरियल लेते हैं। जो आप लोगों ने बेटा अभी समझा कि फैक्टोरियल क्या होता है, डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल, यानी जो नीचे टर्म है इसका फैक्टोरियल,
मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, इसको इससे माइनस करोगे उसका फैक्टोरियल, तो आपको बेटा इससे बाइनोमियल कोएफिशिएंट समझ में आएगा और आप इससे बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल है, यहां पे r का वैल्यू 1 है, यानी NC1, इसको मैं बेटा कैसे सॉल्व करूंगा? बाइनोमियल थ्योरम से। ये फॉर्मूले से ये होगा n फैक्टोरियल, हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r यहां पे 1 है, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, इसी तरह ये आगे जाके 1 तक पहुंचेगा, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। बेटा हमेशा याद रखना चाहिए 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है। 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर ही होता है। 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 के बराबर, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। लेकिन यहां पे बेटा याद रखना है 0 फैक्टोरियल होता है हमेशा 1 के बराबर। इसी तरह आपने यहां पे 1 फैक्टोरियल 1 ही हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह ये, और ये n के बराबर है बात। तो दैट मींस NC1 ये किसके बराबर होता है बेटा? n के बराबर। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि देखिए ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, यहां पे बचेगा सिर्फ बेटा n। इसी तरह बेटा सिमिलरली हम NC2 को निकाल सकते हैं। तो दैट मींस ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको भी बेटा आप ऐसे ही कर सकते हो, ये हो गया n फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इसी तरह आप इसको 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4। बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आ गया कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसको हम कैसे करते हैं। ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला है, और आगे जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स इसमें यूज्ड हैं, उसमें ये इसका पावर कम होता जा रहा है n से स्टार्ट होके, और इसका पावर 0 से स्टार्ट होके बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए ठीक है, आगे जाते हैं। जैसे सपोज यहां अब मैं इसको यूज करूंगा, अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको और यूज करूंगा। जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है एक्स रेज पावर ए, एक्स प्लस ए रेज पावर 3। आपको बेटा इसका वैल्यू निकालना है, x प्लस ए रेज्ड पावर 3। यहां पे n का वैल्यू बेटा क्या है? 3 है। बात समझ में आ रही है? आपको इस बाइनोमियल को सॉल्व करना है जहां पे इसका जो इंडेक्स है वो 3 है, तो दैट मींस n का वैल्यू 3 है। चलिए हम बेटा इसको निकालते हैं। तो दैट मींस निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो दैट मींस पहली वाली टर्म क्या बनेगी? एक्स क्यूब, यहां पे बनेगा a0, दैट मींस 1, एनीथिंग रेज पावर 0। इसी तरह ये बनेगा एक्स स्क्वायर a, ये बनेगा एक्स ए स्क्वायर, और इसी तरह आगे टर्म्स जाएंगी। तो दैट मींस ये तो आपको समझ में आ गया कि इन टर्म्स के साथ कैसे हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपको पहले समझना है इसमें ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बेटा हम कैसे निकालते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, तो 3 इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है उसके लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n तो यहां पे 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, r तो 0 है तो 0 फैक्टोरियल हो गया, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बेटा बताया कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 3 माइनस 0 तो 3 होता है, तो 3 फैक्टोरियल, तो दैट मींस 3c0 इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि दिस एंड दिस विल गो, सो 1 विल बी हियर। सो इसी तरह 3c1 दैट मींस यहां पे बेटा n का वैल्यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r तो 1 है, 3 माइनस, सो दैट 3 माइनस 1, सो दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इसी तरह यहां पे 3 माइनस 2 तो 1 के बराबर, 3 माइनस 1 तो 2 के बराबर है, दैट मींस 2 फैक्टोरियल, दैट मींस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, सो इसका वैल्यू दिस 2 एंड 2 दिस विल गो टू 3। बात समझ में आ रही है ना बेटा? इसी तरह 3c2, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, वो हो गया 3 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया 2,
3 माइनस 2 हो गया बेटा 1, 3 माइनस 2 हो गया बेटा 1। बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस यहां पे 3 and 2 विल गो, दिस विल गो, सो इसका वैल्यू भी 3 आएगा। इसी तरह बेटा 3C3 इसको निकालते हैं, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विल गो, ये दिस इज इक्वल टू 1, दैट्स 1। नाउ अब हम इन कोफिशिएंट्स को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में बेटा। अब हम देखेंगे ये जो x प्लस a रेज्ड टू पावर 3 है, इसका क्या वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ओके फाइन। सो फॉर्मूला ये है nc0 दैट मींस 3c0, तो ये 1 के बराबर है, तो पहले मैं लिखूंगा 1, तो ये मैंने लिखा 1, सो दैट मींस nc0 को मैंने 1 लिखा। तो x रेज पावर n, सो x रेज पावर 3 a रेज पावर 0, क्योंकि n का वैल्यू यहां पे 3 है और इसका वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह जो nc1 है, ये n यहां पे 3 है, 3c1 है, इसका वैल्यू यहां पे 3 है, तो इसी तरह बेटा यहां पे 3 लिखा हुआ है। सो ये x रेज पावर 3 माइनस 1 और a रेज पावर 1 आ गया ना बेटा? बात समझ में आ रही? इसी तरह 3c2 इसका वैल्यू भी बेटा 3 है, इसका वैल्यू भी 3 है, और x रेज पावर 3 माइनस 2, मैंने आपको बोला ना कि 3x का वैल्यू एक एक कम होता जा रहा है, तो यहां पे 3 माइनस 1 था, 3 माइनस 2 है, और a का वैल्यू जितना इसका वैल्यू कम हो जाएगा उतना इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो 3 माइनस 2 यहां पे a रेज पावर 2, इसी तरह 3 माइनस 3, तो और यहां पे 3c3, तो ये तो 1 है, ये तो 1 इधर आ गया, सो x रेज पावर n माइनस, सो दैट मींस x रेज पावर 0, तो a रेज पावर, तो अब हम इसको लिखेंगे, दिस इज 1, सो x क्यूब a रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे सिर्फ x क्यूब बचेगा, और इसके बाद ये होगा 3x स्क्वायर a प्लस 3xa स्क्वायर, और उसके बाद ये x रेज पावर 0 तो 1 ही है, और a क्यूब। आपको पहले ही बेटा पता है ना कि a प्लस बी होल क्यूब, x प्लस a होल क्यूब का वैल्यू यही निकलता है एक्सपेंशन से, तो बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज की इसको निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। चलिए बेटा, लेट अस नाउ ट्राई टू इवैल्यूएट दिस x प्लस a रेज पावर 6। हम इस बाइनोमियल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हम यही बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, इसमें ये टर्म्स निकालेंगे पहले, और यहां पे आपको पता है कि जो n का वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n हियर इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही है ना बेटा? सो n का वैल्यू 6 है, तो पहली वाली टर्म यानी nc0 किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 6c0, क्योंकि n का वैल्यू यहां पे 6 है और पहले 0 लेते हैं, सो दैट मींस ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल multiplied by 6 minus 0 factorial. So it will be equal to 6 factorial divided by 0 factorial is 1, 6 minus 0 is 6 factorial, so 6 factorial, that is equal to 1. So this is the first term. What is the second term? nc1. So the second term is 6c1. So it will be equal to 6 factorial divided by 1 factorial multiplied by 6 minus 1 factorial. So it will be equal to 6 factorial divided by 1 factorial is 1. So 1 factorial is 1. So 6 minus 1 is 5 factorial. तो इसको आप कैसे लिखोगे? So इसको आप लिखोगे 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. So it will be equal to 6. बात समझ में आ रही है ना बेटा? ये सेकंड टर्म है। इसी तरह थर्ड टर्म यानी nc2, इसको आप कैसे लिखोगे? 6c2, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 6 minus 2 factorial. So that will be equal to 6 factorial divided by, this is 2 factorial, this is 4 factorial. तो आप इसको लिखोगे बेटा 6 into 5 into 4 factorial divided by 2 multiplied by 4 factorial. ठीक है ना बेटा? 6 factorial को लिखा मैंने 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो वही हो गया 4 factorial. 6 into 5 into 4 factorial. 2 factorial is 2 into 1, तो 2 ही हो गया. So 4 factorial will go. So that is 6 5s are 30 divided by 2, that is 15. बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह nc3, so 6c
3, इसको सॉल्व करो बेटा. सो इट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. दिस इज 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो इट इज 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial multiplied by 3 factorial. 6 minus 3 is 3 factorial. 3 factorial will go. So it is 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2. 2 2s are 4. So it will be equal to 60. That will be 60 divided by 3. 60 divided by 3, that is equal to 20. बात समझ में आ रही है ना. सो इसी तरह NC4, इसको मैं लिखूंगा 6C4. सो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल. इट विल बी 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. सो इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. बात समझ में आ रही ना. 6 इंटू 5 ये है ना 6 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. लिख सकते हैं ना 6 फैक्टोरियल को और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. दिस 4 फैक्टोरियल विल गो. सो इट विल बी इक्वल टू 6 5s are 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15. बात समझ में आ रही ना बेटा. इसी तरह NC5 यानी 6C5, इसको कैसे करेंगे. दैट इज 6 फैक्टोरियल divided by 5 factorial. So it is 6 minus 5 factorial. So 6 factorial is 6 into 5 factorial और ये हो गया बेटा 5 factorial और ये हो गया 1 factorial. 1 factorial is 1. So 5 factorial will go, that is equal to 6. बात समझ में आ रही है ना बेटा. इसी तरह आप लिख सकते हो NC6 यानी 6C6. So it is 6 factorial divided by 6 factorial. This is 6 minus 6 factorial. So it is 6 factorial divided by 6 factorial. 0 factorial आपको पता है, आपको मैंने already बताया कि 0 factorial is equal to 1. So 6 factorial divided by 6 factorial, that is equal to 1. तो हमारे पास कितनी terms आ गई. 1 2 3 4 5 6 and 7 terms. Now let us put the values of these binomial coefficients in this equation. So that means x plus a raised power 6 किसके बराबर आएगा. तो दैट मीन्स पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है NC0, दैट इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स यहां पे 1 है और यहां पे आएगा x रेज पावर 6 a रेज पावर 0. आएगा कि नहीं आएगा. क्योंकि x रेज पावर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहली वाली टर्म है इस पे x रेज पावर n आता है. प्लस सेकंड वाली टर्म क्या आएगी. सेकंड वाली टर्म में का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू है वो है 6. तो यह आएगा 6x रेज पावर 5 a रेज पावर 1 आएगा ना. इसका एक पावर कम होता है, इसका एक पावर बढ़ जाता है. प्लस तीसरा वाला कोएफिशिएंट क्या है 15. सो वो आ गया 15x रेज पावर 4a स्क्वायर. प्लस इसी तरह इसका कोएफिशिएंट है 20, वो हो गया 20x क्यूब a क्यूब. प्लस इसका कोएफिशिएंट है 15 प्लस 15x इसका एक पावर कम होता है x स्क्वायर a4. प्लस इसी तरह आएगा 6x a रेज पावर 5. प्लस आएगा बेटा ये 1 है 1 x रेज पावर 0 a रेज पावर x रेज पावर 0 a रेज पावर 6. बात समझ में आ रही ना. यानी इसका इसका पावर x का पावर 6 से स्टार्ट होता है, a का पावर 0 से स्टार्ट होता है, x का पावर एक कम हो जाता है, a का पावर एक बढ़ जाता है. और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आपने ऐसे निकाला तो इसको हम ज्यादा अच्छे से बेटा ऐसे लिख सकते हैं. अब x प्लस a रेज पावर 6 किसके बराबर हो गया. वो हो गया x रेज पावर 6 a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 6x रेज पावर 5 प्लस 15x4a स्क्वायर प्लस 20x क्यूब a क्यूब प्लस 15x स्क्वायर a4 प्लस 6x a रेज पावर 5 प्लस a रेज पावर 6, क्योंकि x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1.
दैट मीन्स हम इस थ्योरम को यूज करके कोई भी बाइनोमियल जिसका कोई भी इंडेक्स हो, हम उसको बेटा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बाइनोमियल थ्योरम का सिंपलर वर्जन क्या है? वो ये है, हम बाइनोमियल थ्योरम का जो सिंपलर वर्जन है, जो ज्यादा तौर पे यूज होता है, जो अक्सर यूज होता है, वो है 1 प्लस एक्स रेज पावर एन। यानी दो टर्म्स में से एक टर्म 1 होती है। बात समझ में आ रही ना? और n जो है ये एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव या फ्रैक्शन हो, और x का वैल्यू जो है इट इज इन बिटवीन -1 एंड +1। x का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, -1 से +1, यानी इस रेंज में अगर x का वैल्यू आ जाता है तो हम इस बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा आसान तरीके से लिख सकते हैं, थोड़े से आसान फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और यही फॉर्मेट अक्सर यूज होता है, यही फॉर्मेट ज्यादातर यूज होता है। सो दैट मीन्स यहां पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें एक जो टर्म है वो है 1। तो ये क्या है? 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, 1 प्लस एक्स रेज पावर एन। इसका एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन, यानी पावर को नीचे यहां पे लाया हुआ है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, यानी जिसका यहां पे फैक्टोरियल आता है वही यहां पे पावर आता है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स 4। तो इसी तरह ये एक्सपैंड हो जाएगा। यानी आप याद रखोगे बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और इसी तरह आगे। अब अगर सपोज ये x का वैल्यू, हमने बताया कि इसका वैल्यू -1 से +1 तक है, दैट मीन्स इसका वैल्यू बहुत कम है। तो अगर x का स्क्वायर लेते हैं, सपोज x का वैल्यू है, सपोज x का वैल्यू है 0.1, x का वैल्यू है 0.1, सो x स्क्वायर का वैल्यू होगा 0.1 स्क्वायर, सो इसका वैल्यू होगा 0.01। इसी तरह x क्यूब का वैल्यू होगा 0.001। इसी जितना हम इसको पावर बढ़ाएंगे तो ये टर्म कम कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है हम ये आगे वाली टर्म्स, यानी x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज पावर 4, इन सब टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, इनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज पावर n का सिंपल 1 प्लस एक्स रेज पावर n, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बात समझ में आ रही ना? लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, ये x का वैल्यू कम होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल। सो दैट मीन्स ये जो फॉर्मेट है बाइनोमियल थ्योरम का, जो ज्यादा तौर पे यूज होता है, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, तो किसके बराबर होता है 1 प्लस एक्स रेज पावर n? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। बात समझ में आ रही ना? तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे चलिए बेटा, अब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस को, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जहां पे एक इंडेक्स 1 है। लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। दिस इज द फॉर्मूला 1 प्लस एक्स रेज पावर n। सो n का वैल्यू यहां पे -3 है बेटा। सो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? 1 प्लस एन एक्स, n यहां पे -3 है तो x का वैल्यू x है, प्लस n इंटू एन माइनस 1, so n is -3 into n minus 1, so -3 minus 1 divided by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2, n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube। बात समझ में आ रही ना? Let us do up to x cube only। So what will be its answer? Its answer will be equal to 1 minus 3x, ये हो गया -3, ये हो गया -4, तो ये हो गया 4 इंटू 3, सो ये हो गया -12, ये हो गया +12 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, हो गया ना बेटा? 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया
-3, सो यहां पे -3, यहां पे प्लस लिखूंगा मैं -3, इसको लिखूंगा मैं -4, तो और इसको लिखूंगा -5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2, और ये हो गया x³। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 - 3x प्लस 6x², और ये हो गया -10x³, ये इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है √0.99, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इस चीज को सॉल्व करना पड़ता है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.99 रेज्ड पावर 1/2 लिख सकते हैं ना बेटा। 0.99 को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस 0.01 रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि 0.99 इसी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है ना? 1 माइनस 0.01, तो दैट मीन्स यहां पे ये फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर n की, और यहां पे ये x बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस nx के बराबर nx। सो n क्या होगा 1/2, ये होगा 0.01, और इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? ये आएगा 1 माइनस 0.005 के बराबर। बात समझ में आ रहे हैं? इसको आप जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा 0.995 के बराबर, 0.995 के बराबर। और ये बेटा याद रखना है, अगर पावर यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, एक टर्म प्लस आती है, दूसरी टर्म माइनस आती है, तीसरी टर्म प्लस आती है, चौथी टर्म माइनस आती है, अल्टरनेटली है इसे। या अगर यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तब भी एक टर्म प्लस आती है, दूसरी टर्म माइनस आती है, तीसरी टर्म प्लस आती है। जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, वो मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पे वो होगा, क्योंकि जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और जो कैलकुलस है इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंस।